मैं अगर भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाऊं, इससे बेहतर है कि जनता मुझे वोट न दे। मैं पैसा नहीं खर्च करूंगा, मैं पीने की व्यवस्था नहीं करूंगा, मैं मुर्गा मलिदा नहीं चलाऊंगा चुनाव में। मुझको जमहूरियत के एतबार से साफ सुथरी सियासत में मोहब्बत का वोट अगर आप देना चाहेंगे तो दे देंगे। मैं जीतूंगा तो उसी साफ सुथरी सियासत से जो मैंने मिंबरी में काम किया है उसी तरीके से मैं दिखाऊंगा कि मोहम्मदाबाद का नक्शा या नगर पंचायत में कितने अधिकार होते हैं और क्या क्या किया जा सकता है। नाज़रीन, आपका आग मऊ में खैर मकदम है। मैं हूं नौशाद अंसारी। आदाब। मऊ ज़िला के मोहम्मदाबाद गोहना टाउन एरिया से इस मरतबा लोकल बॉडीज़ इलेक्शन में बहुत सारे नए पुराने चेहरे अब खुलकर सामने आने लगे हैं। उन्हीं में से एक चेहरा है ऐनुल मुज़फ़्फ़र का, जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी समाजी, सियासी, मिली, फलाही, रफ़ाई कामों के अलावा सियासत में सर्फ कर दी। इतना ही नहीं बल्कि वो हमेशा बुनकरों के मसाइल को लेकर जद्दोजहद करते रहे हैं। गुज़श्ता इलेक्शन में भी उन्होंने चेयरमैन के ओहदे के लिए चुनाव लड़ा था, लेकिन कोई ख़ास नहीं कर सके थे। लेकिन अब एक मर्तबा और चेयरमैन के ओहदे के लिए मैदान में उतरे हुए हैं और मोहम्मदाबाद की सियासत को बदउनवानी से पाक करने का दावा भी कर रहे हैं। लेकिन मोहम्मदाबाद गोहना के अवाम उन पर कितना भरोसा करते हैं यह तो वक्त ही बताएगा। लेकिन आग मऊ के सहाफ़ी ने उनसे इसी इलेक्शन से मुतल्लिक एक खुसूसी इंटरव्यू के दौरान बहुत सारे सवालात किए हैं, जिस पर उन्होंने बहुत खुलकर जवाब दिया है। आइए हम आपको पूरी गुफ्तगू सुनाते हैं। आग न्यूज़ के लिए मऊ से ब्यूरो रिपोर्ट। ऐनुल मुज़फ़्फ़र साहब, जानना चाहते हैं कि आपने समाजी खिदमात अंजाम दी हैं, सोशल एक्टिविस्ट रहे हैं और साथ साथ बुनकरों की लीडरशिप करते रहे हैं, लेकिन अचानक दिलो दिमाग में ऐसा क्या आपको आया कि आप चेयरमैन के ओहदे के लिए भी मैदान में उतर पड़े हैं? देखिए, ये अचानक नहीं है। मेरा मुख्य इलाका अपना कस्बा है, अपना घर है, अपनी गली है, अपने भाई हैं, अपने रिश्तेदार हैं। यहाँ से उठने के बाद ही मैं दूसरी जगह कुछ करता। और जितने भी राजनीतिक लीडर हैं, भले हिंदुस्तान के पैमाने के वो मिनिस्टर हों, लेकिन अपने ख़ास इलाके को प्राथमिकता देते हैं। मैं भी अपने इलाके को प्राथमिकता देता हूँ। क्या आपको इस बात का यकीन है कि मोहम्मदाबाद गोहना के अवाम आप पे एतमाद करेंगे? ये तो उनके ऊपर है, मेरा तो यकीन है ही। इसलिए कि ये कम से कम मोहम्मदाबाद के लोग जानते हैं कि आज की डेट में 30-35 साल से मेरा मिशन रहा। कस्बे में कोई भी आंदोलन मेरे बगैर नहीं रहा। मैं कन्हैया लाल सेठ के साथ रहा। मैं अबुल कलाम अंसारी, जो हमारे 1964-65 में मेंबर हुआ करते थे, उनके साथ मैंने ये खिदमत किया है। वो मोमिन कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी में रहे हैं। तो अब इस वक्त वो सारे पुराने लोग नहीं हैं और मैं हूँ। तो मैं हमेशा तहरीक में रहा हूँ बुनकरों के सवाल पर, इस मकसद से कि चूँकि पूरे हिंदुस्तान में सामाजिक तौर पर हर समाज के लोग अपने अपने संगठन के माध्यम से अपनी समस्या लड़ते हैं, उठाते हैं। और जब मैं बुनकरों की समस्या के बारे में 1978 में शुरुआत किया था तो हमारे समाज का कोई संगठन नहीं था। अगर कोई संगठन था तो मोमिन कॉन्फ्रेंस था, वो कांग्रेस से अटैच था। बुनकर फेडरेशन था तो वो कम्युनिस्ट से था। आज़ाद नहीं था कोई। तो हर मतलब संगठन पार्टी से लगा हुआ था। तो जो हमारा संगठन था वो आज़ाद था, सामाजिक संगठन था। तो हमने सामाजिक संगठन के साथ अपनी शुरुआत किया और पूरे प्रदेश में लड़ाई लड़ते लड़ते 1999 में एक तारीखी आंदोलन हुआ। 24 मई को लखनऊ में धरना शुरू हुआ और वो चैलेंज कर दिया गया। हुकूमत उत्तर प्रदेश को, बीजेपी की ही सरकार थी,
कि जब तक कोई सक्षम अधिकारी मिनिस्टर नहीं आएगा हमारा धरना जारी रहेगा। हमारे अध्यक्ष खिसाल अहमद अंसारी थे टांडे के, और मैं सेक्रेटरी था उत्तर प्रदेश संयुक्त बुनकर फ्रंट का, जिसमें तमाम उत्तर प्रदेश के संगठन जो ज़िले स्तर पर काम करते हैं, कुछ इलाकाई स्तर पर काम करते हैं, वो सारे लोग इस संयुक्त मोर्चे में रहे। और वो 50 दिन तक मुस्तकिल हम लोग वहाँ रहे। और आखिर में 13 जुलाई को कपड़ा मंत्री सरदार सिंह हमारे धरने पर आए और उन्होंने आश्वासन दिया, विपक्ष ने 13 जुलाई को कार्रवाई रुकवाया विधानसभा की। लेकिन आप जो बता रहे हैं वो स्टेट लेवल की सियासत है, यहाँ जो टाउन एरिया की सियासत है और स्टेट की सियासत में फ़र्क आप समझते होंगे, फ़र्क होता है। यहाँ बुनियादी जो ज़रूरतें हैं उसको लेके लड़ाइयाँ होती हैं, टाउन एरिया में क्या मसाइल हैं उनको लेके लड़ाइयाँ होती हैं। तो क्या कभी आपने टाउन एरिया में लोगों के, आवाम के जो मसाइल हैं उसको लेके कोई तहरीक चलाई है? हमेशा टाउन एरिया के अंदर 1996 में 96-97 के लगभग ये हमारे चेयरमैन कन्हैया सेठ थे, उन्होंने सर्वे कराया, बहुत से रिकॉर्ड नहीं थे, रिकॉर्ड तैयार करवाया। उन्होंने नगर पंचायत के ऊपर बुनकरों के पावर लूम के ऊपर टैक्स लगा दिया था। मैंने तहरीक चलाया और मैंने उनसे बात किया। मैंने कहा कि अगर भारत सरकार बुनकरों के ऊपर एक्साइज ड्यूटी नहीं लगा रही है, उत्तर प्रदेश सरकार ने कोई टैक्स नहीं लगा रहा है, और सारी सरकारें, उत्तर प्रदेश सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, बुनकरों को जीवित रखने के लिए, इनके उद्योग को जिंदा रखने के लिए सब्सिडियां दे रही हैं, और आप हमारे ऊपर टैक्स किस आधार पर लगाएंगे? तो सिस्टम के एतबार से उन्होंने हमारे पावर लूम पर टैक्स जो भी लगाना था उसको हटा लिया। उसके बाद अभी सीमा विस्तार के बाद 2016 में ये पूरे इलाके में सूखाग्रस्त घोषित है 3 साल पहले से लगातार। 2016 की बात है। मैंने कहा कि सीमा विस्तार वाले क्षेत्र में कहीं पानी नहीं है, जल स्तर नीचे चला गया है और पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। मैंने तहसील दिवस में एप्लीकेशन दे करके ईओ से ऑर्डर करवा करके भेजवाया, जहाँ जहाँ पानी नहीं था टैंकर लगवा करके लोगों को सहूलियत दिया। उसी में ये ऑर्डर करवाया कि तत्काल प्रभाव से इनको व्यवस्था दी जाए। तो एसडीएम साहब ने, मीना सिंह ईओ थी, उनको कहा कि आप समरसेबुल लगवाइए। तत्काल समरसेबुल लगा और पूरे कस्बे में, सीमा विस्तार वाले क्षेत्र में पानी उपलब्ध कराया गया। लेकिन क्या हुआ कि मैं उतना प्रचार प्रसार नहीं कर पाया। दुनिया जाने चेयरमैन साहब करा दिए। चेयरमैन साहब के पास कोई योजना नहीं है, वो गैर राजनीतिक आदमी हैं, वो कोई सामाजिक काम नहीं जानते। जो ईओ साहब कर रहे हैं, जो ठेकेदार कर रहे हैं, जो ये सब कर रहे हैं, बंदर बांट हो रहा है, वो सब वही सही है। उनके पास कोई योजना नहीं है। मेरे पास 1000 योजना है। आप सबू पे इल्जाम लगा रहे हैं कि इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, बंदर बांट, वो गैर राजनीतिक आदमी है। नहीं, आप बंदर बांट, इसलिए ठेकेदार क्या करेगा? ठेकेदार ने तो उनको बेवकूफ़ बना करके 25,000 का समरसेबुल 1,10,000 का पेमेंट करवा दिया। तो क्या आप आएंगे तो ठेकेदार काम नहीं करेंगे? ठेकेदार काम करेंगे, लेकिन जितना उनके दाल का नमक का वो है, उनको जिंदा रहने का जो है कि 10% 5% की नफा पर वो काम करेंगे तो करेंगे, नहीं करेंगे मस्टोर पर होगा। कोई बंधुआ मजदूर थोड़ा है कि ज़बरदस्ती ठेकेदारों की लूट का शिकार होगा टाउन एरिया नगर पंचायत। लेकिन जब तक कोई भी चेयरमैन उस मनसब पे नहीं रहता, कोई भी शख्स चेयरमैन के मनसब पे नहीं रहता है तो वो करप्शन पे आवाज़ उठाता है। लेकिन जब वो मनसब पे आता है तो करप्शन ही एक तरीके से उसका हिस्सा बन जाता है। मैं 1989 में मेंबर था। नगर पंचायत ने मुझको कम उम्र में, हमारे इसी बरईपुर के, इसी मोहल्ले के हमारे घर के लोग, बड़े बुजुर्ग नौजवान माएँ बहनें मुझको मोहब्बत और प्यार दे करके नगर पंचायत का मेंबर चुना। उस वक्त जो है 80,000 रुपया साल में निर्माण का मोहम्मदाबाद में आता था। विशेष अनुदान आता था तो 1,32,000। मेरे मोहल्ले में आने का रास्ता नहीं था, कहीं से कोई रास्ता नहीं था, पगडंडी था। 1864 की ये टाउन एरिया थी। मैंने
1992 में बीजेपी की सरकार थी, प्रेमलता कटिया नगर विकास मंत्री थी। मैंने उनको जाकर के अनुरोध किया कि 132 साल पुरानी टाउन एरिया का ये हाल है कि हमारे घर दुल्हन पैदल जाती है और मरीज चारपाई पर लाए जाते हैं। उन्होंने उसी वक्त जो है फ़ोन करके डीएम से कहा कि सड़क को बनाओ और डेली मुझे प्रोग्रेस रिपोर्ट दो। 50-30 साल हो गया, एक ईंट उसका नहीं निकला है। और आज जो नाली बनती है, अभी आप कहेंगे कि आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं, किसी भी नाली को उठवा लीजिए, बालू रख करके उस पर ईंट बिछा दी गई, प्लास्टर करके उसका पेमेंट कर लिया गया। जब पानी बहता है तो पानी नहीं बहता, नालियाँ बह जाती है। लेकिन ऐसा जब नज़र आता है तो इसकी शिकायत और इसकी जांच क्यों नहीं कराई जाती? जांच होती है, पूरा दलदल है, बंटवारा तो हर जगह है। आप भी जानते हैं कि चेयरमैन का मनसब एक एजाजी मनसब है जहां 1 पैसा लीगल कमीशन नहीं होता। बावजूद इसके लोग इतनी लंबी रकमें खर्च करके क्यों उस मनसब पे आना चाहते हैं अगर कमीशन का चक्कर नहीं है तो? ये एक बेहतरीन लोगों ने बिजनेस बना रखा है कि 2 करोड़ 4 करोड़ खर्च करके आएंगे, 10-15 करोड़ 20 करोड़ कमा लेंगे और कोई बोलने वाला नहीं है। आजकल तो ये यहाँ तक हो रहा है कि ठेकेदार को ठेका दिया जा रहा है और उसमें मेंबर को भी लगा दिया जा रहा है कि आप इनके साथ काम कीजिए। अब वो जो 12 के मसाला की जोड़ैया होती थी वो ख़त्म हो गया, अब खाली बालू बिछा करके, इसलिए कि अब मेंबर को भी चाहिए और ठेकेदार को भी चाहिए, ईओ को भी चाहिए, चेयरमैन को भी चाहिए। आप कहते हैं कि सब्बू गैर सियासी आदमी है। हाँ, जबकि सब्बू का कहना है कि हमने डेवलपमेंट किया है। क्या किया है उन्होंने डेवलपमेंट में? एक नाम बता दीजिए। सड़क, बिजली, पानी, नाला, नबदान, सफाई, ये अगर चेयरमैन नहीं रहते तब भी ये होता कि नहीं होता, आप बताएं। उनके अलावा, इसके अलावा चेयरमैन के इख्तियार में क्या किया है? इसके अलावा चेयरमैन के इख्तियार में क्या होता है? इसके अलावा कुछ नहीं होता। आप बताएं। यहाँ शादी हाल हो सकता है, यहाँ ऑडिटोरियम हो सकता है, नगर में खेल का मैदान हो सकता है, नगर के लोगों की सेहत को का लिहाज रख करके सफाई सुथराई और दवा इलाज का इंतजाम हो सकता है। मैरिज हॉल, ऑडिटोरियम कुछ तो होता है, लेकिन आपके पास कोई भी ऑडिटोरियम नहीं, कुछ नहीं है। ये कैसे पूरा करेंगे आप अगर आपको अवाम मौका देते हैं? जमीन है हमारे पास। जब हमारा उत्तर प्रदेश सरकार हम मेंबर थे 1992 में और 80,000 रुपया ये दे रहा था निर्माण पर, उस वक्त हम मेंबर होते हुए 92,000 रुपये का ये रास्ता हमने अपने मोहल्ले का बनवाया, जो दीवार पुख्ता बना करके वो बनाई गई है। और आज तक मेरा चैलेंज है कि आप कहते हैं करप्शन के बगैर कुछ नहीं हो सकता। नहीं, हम नहीं कहते। 50 साल 32 साल हो गए, 30 साल ये हम नहीं कहते। ठीक है, ये करप्शन के बगैर चल ही नहीं रहा, आप देख रहे हैं। 30 साल हो गया बगैर प्लास्टर का वो दीवार है, ट्रैक्टर आता जाता है लोड, एक ईंटा आज भी कोई निकाल दे पूरा, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, चैलेंज है मेरा। और जो 10 साल के अंदर हुआ है उसमें 15 मरतबा तो उस पर पेमेंट हो गया है मरम्मत के नाम पर। सारी सरकारी ज़मीनें जो नगर पंचायत, जो सीमा विस्तार के बाद ग्राम पंचायत की ज़मीनें नगर पंचायत को हैंडओवर हुई है, आमतौर से लोग कब्जा कर रहे हैं और कोई वहाँ पूछने नहीं जाता। जो PWD की ज़मीन थी खैर मोहम्मदाबाद में, वो अब सीमेंट करके 10-12 फुट की हो गई, 50-50 फुट लोग मकान बनवा रहे हैं, अपना खामोश तमाशाई बने हुए। यानी आप कहना चाहते हैं कि ज़्यादातर लोग नाजायज़ कब्जा करके रास्ते को तंग कर रहे हैं? रास्ते को तंग किए हुए हैं। आप आएंगे तो उस रास्ते को? मैं कुछ नहीं हूँ, तब भी जहाँ खड़ा होता हूँ वहाँ 20 फुट से कम का रास्ता नहीं है। इस वक्त भी मैं कुछ नहीं हूँ, तब भी मैं अपनी वो जो है कैपेसिटी से लड़ करके रास्ते को। अभी पिछले साल आदर्श नगर जो सीमा विस्तार वाला क्षेत्र है कलंदर के पास दक्षिण तरफ, 6 महीने तक पानी में डूबा रहा। कितने लूम सड़ गए, कितनी तानी और भीम सड़ गई, लोग गांव छोड़ करके पुराने घर चले गए। खैराबाद से आमतौर से लोग आकर के यहाँ आबाद हैं, कोई व्यवस्था नहीं की गई। मैंने पिछले साल एप्लीकेशन दिया था कि फिर बारिश हो रही है, बरसात आने वाला जुलाई में, और उसकी कोई व्यवस्था नहीं हुई कि कहीं ऐसा ना हो कि फिर जो है आदर्श नगर के लोग घर छोड़ने पर मजबूर हो जाएं। तो दूसरी तरफ से
सड़क काट करके पानी बहाया गया, मुस्तकिल कोई इंतजाम नहीं किया गया। तो क्या ऐनुल मुजफ्फर को समझा जाए कि किसी सियासी जमात से एक कैंडिडेट के तौर पे आएंगे? देखिए ऐसा कि पिछली बार भी मैं कांग्रेस के चुनाव से सिंबल से था, कांग्रेस का कोई बहुत ज़्यादा तो है नहीं। अगर मुझको पार्टी सिंबल देगी तो मैं चुनाव मैदान में तो पार्टी से रहूँगा, नहीं देगी तब भी रहूँगा, इसलिए कि मैं सामाजिक संगठन से काम करता हूँ, पार्टी में तो है ही हूँ। पिछली बार कितना वोट मिला था? 120 वोट पूरे चेयरमैन कहीं, मतलब पार्टी का कुछ था ही नहीं। 120 3 आदमी थे, वो भी नहीं वोट देने के जा पाए। 120 वोट को कैसे आप 10,000 वोट के लगभग कन्वर्ट कर पाएंगे? 120 वोट को 10,000 उस वक्त में वो पार्टी का ही वोट था, वो जितना था वो पार्टी का वोट था। और मैंने बहुत ज़्यादा ये नहीं चाहा कि आवाम अपने जिस मिजाज से वोट देने जा रही है उसमें मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। मैंने कहा कि ये अपनी इत्तेहाद का मुजाहरा कर रहे हैं और मैंने हमेशा अपने समाज को मुत्तहिद करने की कोशिश की है और उसी का नतीजा है कि आज हमारी कौम का एक नुमाइंदा चेयरमैन है। वरना 30-40 साल हो गया इधर, जब से नवासी से चुनाव हुआ बड़ी नाउम्मीदी थी, जबकि उस वक्त 60% हम लोग हुआ करते थे। क्या उम्मीद करें कि मोहम्मदाबाद के बुनकर जो हैं, मोहम्मदाबाद के बुनकर ऐनुल मुजफ्फर को अपना एतमाद देंगे, भरोसा जताएंगे, क्योंकि बुनकरों की लड़ाई आप लड़ते रहे हैं? भाई देखिए, मैं तो पूरी तरह मुतमईन हूँ अपनी कौम पर कि ये एहसान फरामोश नहीं है। ये हमारी कौम तो अगर कोई आदमी एक चाय भी पिला देता है उसका हक अदा करना जानती है, और मैंने तो उनके लिए पूरी ज़िंदगी कुर्बान की है। आप जानते हैं कि 1989 तो मैं मेंबर रहा, उसके पहले भी कुछ कारकर्दगी रही होगी जब मेंबर बनाया गया है, और आज तक मैंने अपने बच्चों को खुशहाल ज़िंदगी नहीं दी है। वो खुद मेहनत करते हैं, खुद पढ़ते हैं, खुद खाते हैं। ऐसे हालात में और मेरे सामने जो लोग हाथ फैलाते थे वो लखपति घूम रहे हैं। आप 1993 के पहले के बुनकरों की हालत देखिए और आज की हालत देखिए। ऐनुल साहब, ऐसे हालात में जब ज़ात, बिरादरी, मज़हब और हिंदू मुस्लिम की बुनियाद पे वोट हो रहे हैं, तो क्या एक ऐनुल मुजफ्फर जो काफ़ी दिनों से जद्दोजहद कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं और पैसे से भी बहुत मालदार नहीं हैं, तो पैसा भी इस इलेक्शन में बहुत मायने रखता है, तो इन सब के बावजूद क्या आप के लिए नहीं लगता कि बहुत बड़ा चैलेंज है? मैंने हमेशा चैलेंज को ही स्वीकार किया है। मैंने पहले ही बताया था कि 1992 में जब मैंने ये सड़क बनवाया तो बीजेपी की सरकार थी। 1999 में जब 50 दिन का धरना हुआ तो बीजेपी ही की सरकार थी, और आज भी जो आंदोलन चल रहे हैं वो बीजेपी की सरकार है। आज तक जो कुछ हमको मिला है आंदोलन से मिला है। सरकार कोई भी रहे, आवाम के मुफाद में काम करती है। आप सही बात वहाँ तक पहुँचाइए। आप तो पहुँचा ही नहीं रहे, ना असर रखते हैं। आपने कोई नुमाइंदा नहीं पैदा किया, और जो है उसको समझते ही नहीं। अगर आप समझ जाएं कि हमारा नुमाइंदा ये है और प्रदेश सरकार ये महसूस करने लगे कि उत्तर प्रदेश में नौशाद जो है बुनकरों के लीडर हैं, तो फिर आपको एड़िया लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके हर मसाइल हल होंगे। टाउन एरिया में क्या बर्निंग इश्यूज हैं? किस मुद्दे पे आप इलेक्शन लड़ेंगे? एक दो जख्म नहीं, सारा बदन छल रही है। दर्द बेचारा परेशान है, कहाँ से उठूं? ये कस्बे में कुछ है ही नहीं। मुझे तो हर वक्त इसी बात का अफसोस होता है कि 1864 की टाउन एरिया, पता नहीं वो जब सिस्टम में आया होगा कि नगर क्षेत्र भी होना चाहिए, तब का ये टाउन एरिया लग रहा है ये। और आज भी हम एक शादी घर के लिए तरसते हैं। आज भी हमारे नौजवान बच्चे खेल के लिए, मैदान के लिए तरसते हैं। आज भी हमारा ये तबका जो है बुनकरों का जो तबका है, वो एक छोटी छोटी ताने बाने की ज़मीन है कहीं कहीं, उस पर जो है हमारी ही कौम के पूंजीपति लोग कब्जा करने की कोशिश करते हैं।
वो बुनकरों का हक है, बुनकरों की ज़रूरत के लिए है, सरकार ने दिया है। हमारे आबाओ अजदाद ने अपने खेत से ज़मीन कटवा करके उसको निकलवाया है, तो कम से कम हम चाहते हैं कि उसको अपनी कौम के मुफाद में इस्तेमाल करने के लिए सुरक्षित कर दें। लेकिन निगाहें लगी हुई हैं, कोशिश की जा रही है कि वो बचे, और मैंने अब तक कोशिश की है और मैं उसको भी बचा लूँगा इंशाअल्लाह, आप लोगों की दुआएं रहेंगी तो, और वो कौम के मुफाद में इस्तेमाल होगी। बहुत सारी कब्रिस्तानों को लोगों ने कब्जा कर लिया था, 8-8 फुट की दीवार बना लिए थे कि वो तो बंजर है तो है तो है। मैं दिल्ली था, हमारे महमूद भाई अध्यक्ष हैं, उन्होंने फ़ोन किया कि अबे नेताजी वो कह रहे हैं कि नेतो जी पट गए दिल्ली लेके। मैं दिल्ली से आया, आकर के देखा, 10 दिन देखा कि भाई पब्लिक में क्या रुझान है। किसी की ज़रूरत नहीं थी कि एक ईंट हिला दे। मैंने अपनी ज़रूरत का इस्तेमाल करके अपने नौजवानों को खड़ा करके पूरा ईंट 5 मिनट में फेंकवा दिया। और आज आप जाएंगे तो दिखा दूंगा कि वहाँ जनाजा पढ़ा जा रहा है। वहाँ 3 बीघा ज़मीन है कब्रिस्तान की, जनाजा पढ़ने की कोई जगह नहीं रहेगी। मैंने फेंकवा दिया, वो नंबर भी कब्रिस्तान का नंबर है। बंजर कह करके कब्जा कर लिए। इस तरीके से कब्जा कर रहे हैं हमारी ही कौम के लोग, कोई बाहर का नहीं है। मैं कर रहा हूँ, समाज के लिए कर रहा हूँ। कभी भी कोई काम, मैं कोई ऐसा लम्हा नहीं है कि मैं काम नहीं करता। आप पूरे कस्बे में पता कर लीजिए कि ये किस लायक है कि बिला वजह चिल्ला रहा है। मेरे पास दौलत भी है, मैं खर्च कर सकता हूँ। पूरे कस्बे में मेरा चैलेंज है कि किसी के पास इतनी ज़मीन नहीं जितने मेरे ख़ानदान के लोगों ने ज़मीन छोड़ा है। अरबपति अरबों रुपए की है। एक बीसा बेच दूंगा, कई करोड़ की हो जाएगी। यानी कुल मिलाकर इरादा इस बार मजबूत है। एक बात समझ लीजिए कि मैं चैलेंज करता हूँ कि मैं पैसा इसलिए नहीं खर्च कर रहा हूँ कि मैं भी भ्रष्टाचार का ही शिकार हो जाऊँगा। मैं खर्च करूँगा तो निकालूंगा। यानी आप भी इस बात को मानते हैं कि जो लोग पैसा खर्च करते हैं निकालते हैं, वो उसी में से निकालते हैं। और कहाँ से निकालेंगे? जमींदारी है कहाँ किसी की? सब तो भिखारी हैं। सबके बाप दादा बेच दिए हैं अपनी जायदाद। मेरे बाप दादा ने बेचा नहीं है, बचा करके रखा है। तो मैं अगर भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाऊं, इससे बेहतर है कि जनता मुझे वोट न दे। मैं पैसा नहीं खर्च करूंगा, मैं पीने की व्यवस्था नहीं करूंगा, मैं मुर्गा मलिदा नहीं चलाऊंगा चुनाव में। मुझको जमहूरियत के एतबार से साफ सुथरी सियासत में मोहब्बत का वोट अगर आप देना चाहेंगे तो दे देंगे। मैं जीतूंगा तो उसी साफ सुथरी सियासत से जो मैंने मिंबरी में काम किया है उसी तरीके से मैं दिखाऊंगा कि मोहम्मदाबाद का नक्शा या नगर पंचायत में कितने अधिकार होते हैं और क्या क्या किया जा सकता है। आज सुअर दरवाजे मर रही है, बीमारी फैली हुई है। कल ही जो है सफाई नायक कह रहा था कि 12 सुअर मर गई, उसको फेंकने में मैं परेशान हूँ। ये सारी दिक्कतें हैं, कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ। क्या मैसेज देना चाहते हैं मोहम्मदाबाद के लोगों को? मैसेज तो मैं ये देना चाहता हूँ कि अगर 1864 की नगर पंचायत जो शायद लगभग 158 साल हो गया, आज इतने बूढ़ी टाउन एरिया को अगर जवानी का लिबादा पहनाना हो तो आप किसी से चवन्नी मत लेना, किसी से चाय मत पीना, किसी से दारू मत पीना, और अपने दिल की आवाज़ पर हैनुल मुजफ्फर का वोट दे देना। और जिताने के बाद मोहम्मदाबाद का नक्शा देखना कि शहरों का नक्शा किस अंदाज का होता है। सरकार बहुत पैसा देती है। जब का मैं वादा का वो तस्करा कर रहा हूँ 1992 का, तो 80,000 देती थी। आज 5 साल में 80 करोड़ दे रही है। क्या गुना हो गया? ये कहाँ जा रहा है पैसा? इंटरलॉकिंग उखड़ जा रही है। वाह रे ज़माना, इंटरलॉकिंग उखड़ सकती है। बहुत बहुत मैं चाहता हूँ कि जो लोग भी हैं, जो नौजवान हमारे उम्मीदवार भी हैं, हमारे बीच के हैं, हमारे साथ के हैं, वो नौजवान हैं, पहली बार हैं, दूसरी बार हैं, तीसरी बार हैं, मैं चाहूँगा कि वो लोग भी मेरा सपोर्ट करें, मुझे क्यों जिताएं। मैं समझता हूँ कि ज़िंदगी के आखिरी मरहले में हूँ। मैं चाहता हूँ जो कुदरत ने मुझे सलाहियत दी है उसका इस्तेमाल मैं कस्बे की तरक्की के लिए भी करूँ। मैंने पूरे प्रदेश के समाज के लिए के हित के लिए जो पासबुक का आंदोलन था, 50 दिन का धरना, आप जानते हैं कि मैंने उसमें पूरी कुर्बानी दी है। मेरा घर गिर गया, मेरे बच्चे बेघर हो गए
और आज भी सब वैसे ही अपनी मेहनत के बल पर जी रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि साफ सुथरी सियासत और साफ सुथरे अंदाज से चुनाव में हिस्सा लीजिए और मुझको जिताइए। आने वाला वक्त आपका है। मैं 1998 में चुनाव लड़ रहा था पार्लियामेंट का। नहीं, बस एक मिनट वक्त की इजाजत मैं वक्त के साथ बता रहा हूँ। कल्पनाथ राय मुझसे मिले, मैंने उनसे कहा कि भाई मैं आपसे वोट मांग रहा हूँ। कहते हैं कि भाई आने वाला वक्त आप ही नौजवानों का है। मैं तो भाई अब आखिरी उसने दहलीज पर हूँ और वही चुनाव उनका आखिरी था। तो उसी तरीके से मैं कह रहा हूँ, वही बात याद आ गई कि इनका आने वाला मुस्तकबिल है, अच्छा है, वो मेरा साथ दें और उसके बाद उन्हीं का वक्त रहेगा। मैं बहुत चुनाव नहीं लड़ूंगा। एक बार चुनाव जीत गया, मेरा हौसला पूरा हो गया। मैं जब जो कुछ कर सकूंगा उसी को बचा लेंगे। मैं यही इनके लिए दुआ करूंगा और मैं गुजारिश कर रहा हूं अपने मोहम्मदाबाद की आवाम से कि जिस शख्स ने बगैर किसी पद पर पूरी जिंदगी एड़ियां रगड़ करके जनता को अगर एक तिनका दे सका है तो आप उसे वोट दे दीजिए, जिता दीजिए। और जितने उम्मीदवार हैं बगैर पद के अगर किसी ने कुछ दिया हो बगैर पद के, तो वो मेरे सामने आकर के बता दे कि उसने क्या दिया है। अनुल साहब, पद पर तो सभी दे सकते हैं। अब अनुल साहब, आपका हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि आने वाला दिन आपके लिए बेहतर हो। मैं एक शेर अर्ज कर दूं कि सियासत जंग है इस दौर में जमहूरियत वालों, सियासत जंग है इस दौर में जमहूरियत वालों, मोहम्मदाबाद से इस जंग का ऐलान करता हूँ। खुदा हाफिज, सलाम अलैकुम।